Assalamu alaikum everyone. Good morning and welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. I wanted to talk about the weather क्योंकि आज तो पिछले तीन दिन की बारिश and it looked so nice. आज लगता था कि सूरज बिल्कुल आप ही के घर से निकला है. इतनी गर्मी और इतना bright सूरज. But you want to talk about the mangoes? जनाब, it's a very bright sunny day और मैंगोज़ की तो मैं हर वक्त और हर लम्हे बात कर सकता हूँ. कल मैंने आपको पता है सोशल मीडिया पे ट्वीट भी किया था कि आप ज़िंदगी में कितने भी मसाइल से गुजर रहे हों, बहुत सी मुसीबतें परेशानियाँ वैसे ही आजकल लोगों को घेरे हुए हैं, लेकिन ऐसे में बर्फ़ में ठंडा किया हुआ सफ़ेद चौंसा आपको कुछ देर के लिए अपने सफ़ेद चौंसा आपको कुछ देर के लिए आपके सारे गम भुलाने में मदद दे सकता है. Yes, क्योंकि आजकल जो जात के आम मैं खा रही हूँ ना, ओहो दे आर नहीं, आप कौन सी जात के? मेरे पास तो दो ही सामने आ रहे हैं आजकल. अच्छा, बाय द वे इसके बारे में मैं जरा अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जब मैं कोविड में बीमार थी, सोचें कि इंसान कितना बीमार है. और ये साहब हमारे दोस्त भी हैं, हमारे साथी भी हैं इस शो के, तो मैंने रिक्वेस्ट कर दी कि जो आमों की तस्वीर आपने इंस्टाग्राम पे लगाई है तो मुझे भी भेज दें. और फिर मैंने कहा वो खा लिए हमने सारे. देखिए आम अपने अपने लोग. हाँ, तो इस बारे में हम और बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि वी हैव अ लिस्ट ऑफ स्टोरीज जो हमने आपसे शेयर करनी है. These youngsters are making us proud, making our country proud across the globe. इस बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आपको पता है ज़रा बच्चे कुछ परेशान हैं, कुछ बहुत खुश हैं और वालिदैन ज़रा कश्मकश में मुब्तला हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बीमारी तो अपनी जगह मौजूद है. ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ को कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा कमी आ गई हो अचानक से और ये वबा ख़त्म हो गई हो, लेकिन स्कूल खुलने की बात हो रही है. बिल्कुल जी, आपको बताएं कि मुल्क भर में तमाम स्कूल सितंबर के पहले हफ्ते में खोल दिए जाएँ. सब हुकूमतें इसके हक में हैं और निजी स्कूल वाले भी इस बार सबके साथ चलने की रिवायत डाल ले तो बहुत ही अच्छा होगा. वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत सूबाई वुज़राए तालीम का इजलास हुआ और इजलास में 1 सितंबर से स्कूल्स खोलने की तजवीज़ पर तमाम सूबाई वुज़रा ने इत्तफ़ाक़ किया है और तमाम सूबों के वुज़राए तालीम सितंबर से पहले हालात का जायज़ा लेने के लिए 2 मज़ीद इजलास बुलाने पर भी मुत्तफ़िक़ हो गए. इसी बारे में आपको मज़ीद बता दें कि अगर कोरोना केसेस से मुतालिक हालात काबू में रहे तो तालीमी इदारों को खोल दिया जाएगा. यह फैसला हुआ है. ज़राए के मुताबिक 22 अगस्त को इजलास बुलाकर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा, यानी कि हतमी सूरत हाल जो भी 22 अगस्त तक बनेगी उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन होगा. स्कूल्स खोलने से पहले महकमा सेहत और मुतल्लिक़ा इदारों से कोरोना वायरस पर ब्रीफिंग भी ली जाएगी. तालीमी इदारों को SOPs के साथ इम्तहानात लेने की इजाज़त देने का भी फैसला किया गया है. हाँ, ये बात भी वाज़ेह है कि खुदा न खास्ता कोरोना की सूरत हाल अगर तशवीशनाक हुई तो तालीमी इदारे बंद ही रहेंगे. बहुत सी बातें हो रही हैं इस सिलसिले में, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ माहिरीन सेहत ये खदशा भी जाहिर कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़ी ईद के बाद एक पीक फिर से देखी जा सकती है. ईद पे आपको पता है ना, पिछली ईद के बाद भी देखा गया था कि एकदम काफी केसेस एकदम से केसेस. फिर ईद पे आप ज़्यादा मिल भी रहे होते हैं. ऑब्वियसली जितना मिलेंगे, जितना सोशल डिस्टेंसिंग कम करेंगे, वो उतना ही ऑब्वियसली मुश्किल पड़ जाएगी कोरोना की वजह से. ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्ज़ा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं. काशिफ साहब, हुकूमत सितंबर से स्कूल खोलने पर गौर कर रही है. नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर से मंजूरी भी लगता है कि हो ही जाएगी, आज तक तो मिल जाएगी. तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? आर यू हैप्पी अबाउट इट? देखिए जी, अभी भी जो आपने ये फैसला जो अभी थोड़ा सा बुला दिया सुनाया है, तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे इफ एंड बट के साथ है. जब आप इफ और बट की बात करते हैं तो अनसर्टेनिटी तो वहाँ पे वैसे ही रहती है, क्योंकि अभी तक जो हम ये सुन रहे हैं अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हमें मुख्तलिफ डेट से मिलती रही है. आल्दो अगर हम देखते हैं कि इसमें WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को की जो एडवाइजरीज आ चुकी हैं कि 3.6 मिलियन बच्चों में से, यानी कि 36 लाख बच्चों में से एक बच्चे के मुतासर होने का खदशा है. तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उनका इम्यूनिटी सिस्टम माशाल्लाह इतना अच्छा रखा हुआ है कि पूरी दुनिया में पेंडेमिक आया, लेकिन उसके बावजूद जो बच्चे की जो थी रेशो थी वो बहुत महफूज रही. दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी आप ही के प्रोग्राम में भी डिस्कस भी हुआ और 74% जो गैलप सर्वे वो बता रहा है, पेरेंट्स भी अब ये चाह रहे हैं कि उनके जो बच्चे पिछले 6 माह से आउट ऑफ स्कूल हैं. तो लगभग 2.5 करोड़ बच्चा तो पहले ही हमारा आउट ऑफ स्कूल था. 5 करोड़ बच्चे मजीद आउट ऑफ स्कूल हो गए. 7.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं. और जो हमारे तालीमी अदारे हैं 2,07,000, वो भी उनकी सर्वाइवल का भी इशू. हमारे 4,000 स्कूल अब तक बंद हो चुके हैं. 15 लाख टीचर्स का भी ये इशू है. तो अब हमें ये सोच लेना चाहिए कि आप इफ और बट से निकल के बात करें. और शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन कोविड-19 की वजह से उस तरह से नहीं बनी जिस तरह बाकी दुनिया में हुई. इस वक्त 207 कंट्रीज में से 105 ममालिक ने सिरे से स्कूल ही नहीं बंद किए थे.
102 ममालिक ने बंद किए, जिनमें से 40 ममालिक तो वो हैं जिन्होंने खोले। देखिए, बहुत से ममालिक की जब बात करते हैं तो वहाँ पे हम ये यकीनी बना सकते हैं, या काशिफ साहब हम जब दीगर ममालिक की एग्जाम्पल्स आई गेस ना दिया करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोगों को यकीन दिलाने में बड़ा टाइम लग गया कि ये कोविड-19 या कोरोना वायरस की वबा कोई वाकई बीमारी है, तो बाकी ममालिक से हमारा कंपैरिजन इस सिलसिले में हो नहीं सकता। अब ये बताइएगा कि SOPs के साथ स्कूल्स खोलने की बात की जा रही है, इस बारे में कोई हतमी फैसला आई एम श्योर हो जाएगा जल्दी, और इंशाल्लाह अगर वबा काबू में रही तो स्कूल्स भी खुल जाएंगे, लेकिन वो SOPs क्या होंगे और उन पर तमाम स्कूल इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इस बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी कोई प्लान डिवाइस किया है? पहली बात तो ये थी जो आपने ये बात की ना, जो सिर्फ डेवलप कंट्रीज ने नहीं खोले, ब्राजील कोई डेवलप कंट्री नहीं, इंडिया जो है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वो कंट्रीज हैं जो कि कम से कम इनका कंपैरिजन जरूर होता है जिन्होंने खोले हैं। अब आपने बात की SOPs की, SOPs तो ये हैं जो कि हम इनको अप्रैल से दे चुके हुए हैं, हमने बना के दिए पूरी दुनिया में, यूनिसेफ, यूनिसो, WHO, ये सब ने वो उसी के तहत ही खोले, और हमें भी इन्हीं SOPs ही के तहत खोलना है। अब SOPs गवर्नमेंट को, जब आपको पता है नवंबर लास्ट ईयर से ये पेंडेमिक है, अभी भी ये SOPs की बात कर रहे हैं, SOPs के बगैर तो हम भी नहीं कह रहे, हम भी यही कह रहे हैं कि इनको बल्कि इस SOPs में हमने जो सजेस्ट किया वो ये है। सिर्फ ये बता दें काशिफ साहब, हमारे यहाँ यूजुअली बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे एक क्लास की स्ट्रेंथ 35 से 40 होती है, छोटे कमरे होते हैं, जुड़ जुड़ के बच्चे बैठे होते हैं, तो अगर SOPs में सोशल डिस्टेंसिंग आई होप के थोड़ी सी शामिल होगी, तो किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिमिटेशंस होने के साथ साथ क्या सेक्शंस बढ़ाए जाएंगे, बच्चों को दूर बिठाना भी एक चैलेंज बन जाएगा जितने करीब जुड़ के हमारे बहुत से स्कूलों में बच्चे बैठे होते हैं? जी बिल्कुल, एक तो बात है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए हमने इनको डबल और 3 टाइम शिफ्ट की भी बात की है। दूसरी बात हमने इनको ये की टाइमिंग रिड्यूस करने की बात की। तीसरा हमने ये कहा है कि हम 3 डे जूनियर सेक्शन बुलाएंगे और 3 डेज जो है हम सीनियर सेक्शन बुलाएंगे। अच्छा, फिर इसमें ब्रेक टाइम, जो असेंबली टाइम और इस किस्म की चीजें हमने खत्म की है। ना सिर्फ ये, पहले हमने 10 दिन जो है वो पेरेंट और टीचर की जो है ट्रेनिंग के लिए रखे हुए हैं। अच्छा, इसमें सैनिटाइजर, मास्क की हमने बात की है। हमने यहाँ पे ये भी बात की कि हमने जो हमारे मेडिकल एसोसिएशंस हैं, डॉक्टर एसोसिएशंस हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि वो स्कूल्स को जो है वो इसमें गाइड करें कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है। बात है विल की, अगर आप विल मौजूद हो तो इसको ओवरकम करने के लिए हम इकदाम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट से हम यही तोको करते हैं कि वो बाकायदा अनाउंस करें। ये तो आप एक सजेशन दे रहे हैं। जी जी काशिफ मिर्जा साहब, आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जिसने जो प्रोटोकॉल्स एक्सेप्ट करने होंगे आप कर सकते हैं, तो ये तो एक चॉइस बन जाती है कि कर सकते हैं। व्हाइल यू वर स्पीकिंग तो हम कुछ विजुअल्स साथ साथ दिखा रहे थे जिन मुल्कों का आपने जिक्र किया है, वहाँ स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए गए हैं। देयर इज अ डिवीजन, देयर इज अ पार्टीशन, एक ट्रांसपेरेंट पार्टीशन दी गई है हर स्टूडेंट के बीच में, ताकि वो इंक्लूडेड भी फील करें और येट उनका सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे। मतलब इस किस्म के अगर एक्सट्रीम मेजर्स लिए जाएँ तो ऑफकोर्स स्कूल्स खुल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसी चीजें भी आप लोग सोच रहे हैं या फिर यू आर होपिंग दैट द चिल्ड्रन विल नो देमसेल्व्स और इतने महीनों में वो सीख चुके होंगे? पहली बात तो ये जी, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि जो तालीमी अदारे हैं वो बाकी तमाम तबकात की बानिस्बत जो है वो ज्यादा जिम्मेदारी का सबूत देते हैं, और यकीनन जो एजुकेट करने का जो काम है वो तालीमी अदारों ही के पास है। और हम लाजमन इनको यही तो ये कह रहे हैं कि हम ना सिर्फ खुद बल्कि आपको भी जो है यही चीजें जो है ये एजुकेट ना सिर्फ पेरेंट्स को करेंगे, बल्कि पेरेंट्स के साथ साथ हम ये जो एजुकेट करेंगे वो अपने टीचर्स के और अपने सिविल सोसाइटी का भी इसमें जो है कोलैबोरेशन हम चाहेंगे। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, हम सबको इसको लेके आगे चलना चाहिए। लेकिन तो प्रॉब्लम ये है कि पहले तो डिटर्मिनेशन हो गवर्नमेंट की तरफ से। अभी भी अगर आप बिफोर बट की बात करेंगे तो 4000 स्कूल बंद हो गए, 15 लाख मेरा टीचर बेरोजगार बैठा हुआ है, हमारे जो 7.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। आपका ऑनलाइन सिस्टम, आपका तालीम घर, इट्स अ फ्लॉप प्रोजेक्ट। It's certainly, वैसे I sort of second to that and I sort of agree to that, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों को एक्सपीरियंस करते हुए देखा है काशिफ साहब ऑनलाइन, और मुझे खुद समझ नहीं आया कि किस तरह से ऑनलाइन निजाम चल सकता है। It cannot work in environment and society and culture like ours. Only because बहुत से ऐसे घराने हैं जहां वो डिवाइसेस नहीं है, वो गैजेट्स नहीं है, एक फोन है, माँ बाप का 2 फोन है, मैक्सिमम 5 बच्चे हैं, वो डिवीजन ही नहीं हो सकती, हमारे सिस्टम के साथ मैच नहीं करता। अच्छा काशिफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि डिटर्मिनेशन हो, खोलना पड़ेगा तभी ये मुमकिन, बिल्कुल खोलने चाहिए। सर्वाइवल होगी, हमारे टीचर्स की सर्वाइवल होगी, हमारे बच्चों की सर्वाइवल। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का मुस्तकबिल जो है जाहिर
ज़ाहिर दाव पर लगा हुआ है और डिटर्मिनेशन होगी तो फिर SOPs पर भी स्ट्रिक्टली अमल हो जाएगा। वी गेट योर पॉइंट, वी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड योर पॉइंट एज वेल। लेकिन एक बात हम आपसे ये सिर्फ करना चाहते हैं कि वालिदैन एक चीज़ के बारे में बहुत परेशान हैं, वो ये हैं कि वो प्रिंटेड मास्क और SOPs के नाम पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे ना प्राइवेट स्कूलों की तरफ से, वो पहले ही कमर टूटी हुई है क्योंकि रोजगार चल नहीं रहे हैं, तो वो तो और बेड़ा गर्क कर देंगे। तो इसमें क्या स्कूल्स भी हेल्प आउट करेंगे कुछ फॉर ऑब्वियसली फैमिलीज जो इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे? जो तो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने बड़ा कैटेगोरिकली अपने तमाम जो मेंबर स्कूल्स हैं, एसोसिएशंस हैं, उनके साथ ये चीज हमने डिसाइड की हुई है कि उन तमाम जो डिजर्विंग्स होंगे उनको सैनिटाइज तो ऑब्वियसली सबको मिलेगा, लेकिन जो मास्क है वो हम उनको खुद प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें तो ये हमारे कंट्रीब्यूशन होगा उन बच्चों के लिए, और हम भी उम्मीद करते हैं जो साबिक़ हैसियत लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं, वो हम ये बहुत बड़ा एक इशू है, 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चा हमारे तरीके इदारों में पढ़ रहा है, तो हमें बहरहाल इनको सेव करना है और यकीनन SOPs को अगर इंश्योर करना है तो ये जो है मास्क इसको हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हम इसके लिए डिटरमाइंड है, हम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू काशिफ मिर्जा साहब। और प्लीज ये एक हम वैसे प्राइवेट स्कूल्स को कहते हैं कि जो हम सोशल मीडिया पे तस्वीरें देख रहे थे ना, वो जो तालीमी इदारों का लोगो बना हुआ है मास्क के ऊपर, यहाँ पे वो फिट हुआ हुआ है लोगो, खुदा इट्स अ बैड आइडिया। आपने लोगो लगाने की साइड पे छोटा सा लगा ले, बच्चे के मुंह के ऊपर क्यों आप लोगो लगा रहे हैं? मतलब ये फ्री एडवर्टाइजमेंट बच्चों के शक्लों पे ना करें। लेकिन ये एडिशनल कॉस्ट की जो बात कर रहे हैं, आपको याद होगा जब APS का ये सारा मामला हुआ था, उसके बाद स्कूलों को जो सिक्योरिटी करनी पड़ी थी प्रोवाइड, वो पैसे भी पेरेंट्स से लिए गए थे, तो लिहाजा इसलिए अब इस किस्म के अगर हम यहाँ पे समझ रहे हैं ना कि स्कूल्स अपनी तरफ से एक ढेला भी डाल देंगे इन SOPs पे अमल दरामद करने में, तो कैटेगोरिकली इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम कहते हैं कि हम सबकी खाम ख्याली है, ये 1 रुपए की कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, ना सैनिटाइजर्स में, ना साबुन में, ना मास्क में, ना किसी और SOP में। अच्छा, बस एक दफा फिर रिमाइंड कर दें फॉर ऑल द पेरेंट्स हु आर वाचिंग कि ये तजवीज़ की गई है, ये आइडिया कि सितंबर में स्कूल्स खोल दें। अभी NCOC ने भी इसको ऑब्वियसली सेकंड करेंगे, अगर अप्रूवल आएगी तो ये सब कुछ होगा। और अभी एज इट इज the virus is not going anywhere. I guess we have to move on with our lives, और इस पे सीरियसली सोचना चाहिए कि अब स्कूल और दीगर चीजें खुलनी चाहिए स्ट्रिंजेंट मेजर्स के साथ। अच्छा जी, और भी तो चीज़ें खुली रही हैं। आपको बताएं कि अगर तो आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, इफ़ यू आर ऑन ट्विटर, फिर आपने ये ज़रूर देखी होगी खबर जिस पे हम अभी बात करने लगे हैं, बिकॉज दिस वाज द टॉप ट्रेंडिंग स्टोरी यस्टरडे। आपको बताएं सदफ ज़हरा कत्ल हुई या खुदकुशी की, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि घरेलू तशद्दुद हमारे माशरे की खौफनाक हकीकत है जिसकी रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम करने होंगे। ख़ास तौर पर घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ क़वानीन के मौसर नफाज की ज़रूरत तो डेफिनेटली है। हालात जो औकात हैं वो बता रहे हैं कि घरेलू तशद्दुद सदफ ज़हरा की ज़िंदगी का हिस्सा था और बीवी के मुबैना कत्ल के इल्ज़ाम में ब्रॉडकास्ट सहाफ़ी अली सलमान अलवी को कल जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया है। और ट्विटर पर अली के खिलाफ जस्टिस फॉर ज़हरा का हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहा है, जिसका आगाज़ बुध को F आरिफ नामी एक ट्विटर सारिफ ने किया था और उसके बाद आपको पता है फिर वो वायरल हो गया। एवरीबॉडी अपने आप को सदफ ज़हरा की दोस्त बताती हैं, फिर उनकी बहन की तरफ से भी कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए गए हैं और जो सारे वाकयात और हालात उन स्क्रीनशॉट्स की मदद से आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं। उसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि पता ही चल रहा है कि हो क्या खासा उसमें वजाहत मौजूद है। F आरिफ ने इल्ज़ाम आयद किया था कि अली ने सदफ ज़हरा पर तशद्दुद किया और आखिर में उन्हें कत्ल कर दिया। उन्होंने दावा किया कि सदफ की अली से ट्विटर पर बातचीत शुरू हुई। जब अली ने देखा कि सदफ एक अच्छे घर की खूबसूरत जिम्मेदार और मजबूत खातून हैं तो अली ने सदफ को शादी के लिए फंसाया। अली सलमान पर ऐसे दीगर इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं जिनकी तस्दीक होना बाकी है। अली सलमान अलवी अपनी अहलिया के कत्ल से इनकार कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि सदफ ने पंखे से लटक कर खुदकुशी की। वैसे मैं कहूँ ये जो घरेलू तशद्दुद और हालात से तंग आकर लोग खुदकुशी भी अगर करते हैं ना, तो इस पे कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ऐसे हालात बना दिए कि वो इंसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। उनके पास और कोई चारा भी नहीं। लेकिन सदफ ज़हरा की बहन ने अली सलमान के खिलाफ कत्ल का पर्चा दर्ज करा दिया है। इसी बारे में क्या अब प्रोसीडिंग्स होंगी, क्या मजीद शवाहिद हासिल किए गए हैं? ज़ाहिर है जो जायवकुआ है उससे भी कुछ हो सकता है एविडेंस मिला हो। इस्लामाबाद से जियो न्यूज़ के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अहमद सुबहान ने हमें ज्वाइन किया। जी अहमद, सबसे पहले तो हम जरा और डिटेल्स आपसे जानना चाहेंगे कि तशद्दुद से मुतालिक ये एक बड़ा खौफनाक वाक़या है, अब तक क्या पता चल सका है कि ये हुआ क्या है एक्चुअली?
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता हफ्ते ये वाक़या पेश आया था और ये थाना एयरपोर्ट रावलपिंडी की हदूद में ये वाक़या पेश आया कि जहां अली सलमान नामी ये ब्लॉगर हैं, उनकी अहलिया की लाश घर में लटकी पाई गई थी। पुलिस तहकीकात के मुताबिक ये ख़ुदकुशी से ज़्यादा ये कत्ल का वाक़या सामने आ रहा है कि जिसमें दम घुटने से मौत वाक़ हुई है और उसमें ज़्यादा शायद अब तक इस चीज़ के आ रहे हैं, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साबित हुआ कि गला दबाकर ये मारा गया है। कमरे से कुछ मज़ीद चीज़ें पुलिस ने कलेक्ट की थी, जिसमें एक कप है जिसमें कुछ तरह का मादा पड़ा हुआ था कि उसके ऊपर पुलिस को काफ़ी शक है। वो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर सबमिट करवा दिए गए हैं। इसी तरह जो डेड बॉडी से सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, उनके मैदे के, उनके खून के, वो तमाम भी फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री लाहौर भिजवा दिए गए। तकरीबन 3 हफ्ते का वक्त दरकार होता है फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री लाहौर को, जिसके बाद रिपोर्ट सामने आने के बाद ये फैसला हो सकेगा कि आया कि ये केस 302 की दफ़ा के तहत कत्ल का ही मुकदमा है या फिर जो पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 322 है उसके मुताबिक ये खुदकुशी का वाक़या। अच्छा, बड़े कॉम्प्लिकेटेड ज़ाहिर है अभी तक सर्कमस्टांसेस लग रहे हैं। अहमद, मकतूला के अहल खाना का इल्ज़ाम है कि ज़हरा को मुलजिम पहले भी तशद्दुद का शिकार बनाता रहा है। उनकी चैट के स्क्रीनशॉट्स भी अब वायरल हैं। पुलिस तक ये बात कभी पहुंची है या कभी शिकायत की गई हो मकतूला की तरफ से? क्या कार्रवाई है अब तक पुलिस की इस सिलसिले में? जी, इससे पहले कभी भी ये वाक़या दोनों ही फैमिलीज़ की जानिब से या इन दोनों ही जो सदफ़ ज़हरा जो कि आप मरहुमा हैं और जो अली सलमान हैं जो कि ये सोशल मीडिया ब्लॉगर हैं, इन दोनों की जानिब से ये इस तरह का कोई भी घरेलू तशद्दुद या किसी भी नाखुशगवारी का वाक़या आज तक किसी भी पुलिस या किसी भी इस तरह के जगह पर रिपोर्ट नहीं हुआ। अलबत्ता इस चीज़ का अब अली सलमान ने भी, जिस तरह से जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, ये जब उन्हें इत्तला दी कि इस तरह उनकी अहलिया ने खुदकुशी कर लिया, पहली कॉल उनकी यही थी तकरीबन दोपहर में 2 बजे के करीब गुज़िश्ता हफ्ते में। तो उस पर जब पुलिस ने देखा तो इनके अपने चेहरे पर भी कुछ निशानात थे। उस पर उन्होंने बताया कि इस तरह इनकी लड़ाई हुई थी गुज़िश्ता रात भी, जिस रात ये कत्ल या खुदकुशी, क्योंकि अब तक इसको हम कत्ल ही कहेंगे कि एक तो जो FIR है वो दफ़ा 302 के तहत है तो वो भी कत्ल है, और दूसरा अब तक पोस्टमार्टम में भी कत्ल ही सामने आ रहा है। तो उस वजह से इसको हम अभी तक कत्ल ही पुलिस डिक्लेयर कर रही है। तो उस कत्ल से कबल तक भी उनकी लड़ाई हुई गुज़िश्ता रात भी, जिसमें तकरीबन सुबह 4 बजे तक ये दोनों आपस में लड़ते रहे। और बताया गया है अली सलमान की जानिब से भी कि इनने भी तशद्दुद का शिकार किया और साथ में उनकी जो अहलिया थी उनने भी इनको आगे से मारा पीटा, जिसकी सबब इनके चेहरे पर भी निशानात थे। कई माह से इनके दरमियान इस तरह के ताल्लुकात है जो अब पुलिस को दोनों ही फैमिलीज़ की जानिब से बताया गया। अली सलमान की भी फैमिली की जानिब से और जो सदफ़ ज़हरा हैं उनकी फैमिली की जानिब से भी ये बताया गया कि दोनों जो ये कपल था इनके ताल्लुकात को इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अली सलमान की तरफ से बताया जा रहा है कि उसने भी मारा पीटा तो तुम किसी को कत्ल कर रहे हो और वो आगे से मारा तो तुम उसको लटका दो पंखे से। अच्छा, सदफ़ ज़हरा ऑब्वियसली सिर्फ कत्ल नहीं हुई बल्कि अली सलमान अलवी पर कई और ख़वातीन को ब्लैकमेल करने के भी पैसे बटोरने के भी बहुत कुछ इसमें चीज़ें निकली हैं। इस काम के लिए जाली ट्विटर अकाउंट्स भी इस्तेमाल किए गए। मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ अदर डिटेल्स इन दिस केस। तो पुलिस को इस रुख पर भी तो ऑब्वियसली जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या कर रही है पुलिस, ये बता दें? क्या FIA वगैरह भी तफ्तीश में शामिल होगी? FIA साइबर क्राइम के पास कोई इस तरह की अभी तक एप्लीकेशन नहीं दायर की गई, ना ही इससे पहले कभी कोई अली सलमान के ख़िलाफ़ इस तरह की कोई एप्लीकेशन आई कि वो किसी ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस हैं। इससे कबल ना ही कभी कोई ऐसी चीज़ पुलिस के सामने पेश को रिपोर्ट हुई है, ना ही इस अली सलमान या इनकी अहलिया की जानिब से कभी कोई इस तरह का इल्ज़ाम आया या अली सलमान पर कभी कोई पहले ऐसा इल्ज़ाम आया ब्लैकमेलिंग का। ना ही उनकी अहलिया ने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा जिक्र किया पहले किसी फोरम पे। अब यह है कि अली सलमान जिस तरह से जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल चले गए और इससे पहले तकरीबन 4 से 5 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड था, वो पुलिस की हिरासत में गुज़िश्ता हफ्ते से। तो अब ये तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं ये यकतरफ़ा इल्ज़ामात हैं, इनके हवाले से अब तक पुलिस के सामने कोई इस तरह का बयान नहीं आया। अलबत्ता जिस तरह से ये जो वाक़या है कत्ल का, इसके ऊपर ज़रूर जो सदफ़ ज़हरा जो कि अली सलमान की साबका अहलिया हैं जो कि अब मरहुमा हैं, उनकी फैमिली की जानिब से बयान दिए गए हैं। लड़ाई झगड़े के मुतालिक बताया
है। कुछ इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान जो रंजिश थी वो सारी चीज़ें आप तक सामने आई हैं। अलबत्ता इस तरह की फ़िलहाल ब्लैकमेलिंग के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई, ना ही कोई इस मामले पर अभी तक पुलिस इस पर कोई तहकीक कर रही है। अहमद सुबहान, बहुत शुक्रिया आपका। और हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि वो तमाम लोग, वो तमाम ख़वातीन या कोई भी इंसान अगर देख रहा है जिसके साथ इस किस्म का कोई वाक़या हुआ कि उनको पता लगा हो कि कोई शख्स कोई ट्विटर अकाउंट उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और वो अली सलमान अलवी थे, उन्हें लेटर ऑन रियलाइजेशन हो गई, तो आप FIA को अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको पता चली गया कि मतलब और क्या हुआ है। ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज टू बी डिटरमिन्ड। अभी तो ये आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं और मे बी आप के सामने आने की वजह से एक ऐसी लड़की जो कि मजलूम थी, जो इस दुनिया से चली गई, उसको इंसाफ मिलने में कुछ मदद फराहम हो सके। तो आपको पता है कि हम नौजवानों को सेलिब्रेट करते हैं, हमेशा ही करते हैं, और हमें बस पता लगना चाहिए, भिनक पड़नी चाहिए कि किसी नौजवान ने कुछ अचीव किया। और एक्चुअली हमारे यहाँ इतने होते हैं, आर यंगस्टर्स कीप अचीविंग वन थिंग और अनदर, रिकग्निशन मिलती है दुनिया से, एंड ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट इट टू। आपको बताएं कि रवां साल 5 पाकिस्तानी नौजवानों को अपने इलाकों में तालीम और बच्चों में अमूमी शऊर उजागर करने पर डायना अवार्ड से नवाजा गया है। द डायना अवार्ड वो वाहिद खैराती इदारा है जो कि प्रिंसेस ऑफ वेल्स लेडी डायना की याद में कायम किया गया है, और इसके तहत हर साल अवार्ड दिए जाते हैं। और इसमें नौजवानों की रहनुमाई के प्रोग्राम के अलावा तालीमी इदारों में दीगर जो तालिब इल्मों को मार पीट से रोकने और समाजी सतह पर तब्दीली पैदा करने वाले नौजवानों को अवार्ड दिया जाता है। इसमें पूरी एक लिस्ट है, जैसे कि जी इस साल होने वाले अवार्ड्स में 5 पाकिस्तानी नौजवानों की समाजी सतह पर खिदमात को सराहा गया है, जिनमें आपको नाम भी लेके बता सकते हैं मोहम्मद शोएब बंगिश, राना खान, नबीला अब्बास, उमर मुख्तार और अहमद तूर शामिल हैं। तो इन सबको हम मुबारकबाद देंगे। राना अब्बास हैं, नबीला अब्बास हैं, उमर मुख्तार और कौन है? अहमद तूर हैं और हैं शोएब बंगिश, मोहम्मद शोएब बंगिश। अच्छा जी, अभी हम राना खान और नबीला अब्बास दोनों ने हमें ज्वाइन किया है। राना इज ज्वाइनिंग अस फ्रॉम लाहौर एंड नबीला इज ज्वाइनिंग अस फ्रॉम DG खान। तो पहले मैं इस दफ़ा DG खान जाना चाहता हूँ, ठीक है? तो हम चलेंगे नबीला के पास। नबीला, बहुत मुबारक हो आपको, आपके अहले खाना को बहुत मुबारक हो। आई एम श्योर योर पेरेंट्स मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ यू। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि किन अचीवमेंट्स की बेसिस पे आपको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और फिर ये अवार्ड आपको मिला? खैर मुबारक, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच योर न्यूज़ फॉर टेकिंग मी इन। अच्छा, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मुख्तलिफ NGOs विक्टम्स के लिए काम करती हैं। आई माई सेल्फ वॉज अ विक्टम, और मैं खुद एक विक्टम से सर्वाइवर उठ खड़ी हुई हूँ अपने खुद पहले हकूक़ के लिए। एक ऐसे इलाके से हूँ, लोग समझते हैं कि मैं DG खान से हूँ, लेकिन मैं चोटी ज़रीन से हूँ, जबकि मेरा आबाई गांव चोटी बाला है। तो एक ऐसा गांव जहां पे ना इस वक्त भी 220 में भी ना तालीम है, ना साफ़ पीने का पानी है, ना बिजली है, और इस लाशऊरी और जहालत में कहीं ना कहीं नौजवान बच्चे वडेरा सिस्टम का शिकार हो जाते हैं और इसी जहालत में इन्हीं अंधेरों में रह जाते हैं। तो इस अंधेरे में मैंने एक बहुत बड़ा ख्वाब देखा कि मैंने ना सिर्फ अपनी इब्तदाई बल्कि अपनी आला तालीम भी हासिल करनी है और शऊर का वो मरला तय करना है जहाँ फिर मैं इस लेवल पे आ सकूँ कि अपने तमाम लोगों के लिए, उनके हकूक़ के लिए, उनके बुनियादी वसाइल के लिए आवाज़ उठा सकूँ। तो इस आवाज़ को मैंने बुलंद किया, अपनी इनफरादी कहानी से शुरू किया, और फिर ये एक मजमूई जंग बन गई जो हर उस गवर्निंग अथॉरिटीज़, हर उस हुकूमत के साथ है, इवन UN के साथ है, जो देहात के खिलाफ बहबूद पर काम नहीं करते और उनको उनके बुनियादी वसाइल नहीं देते। तो आप अपने आप को सर्वाइवर कह रही हैं, तो हमें ज़रा उसकी एक्सप्लेनेशन दे दें कि इन व्हाट सेंस, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? हम क्या आपको स्ट्रगल करना पड़ा एजुकेशन हासिल करने के लिए, नौकरी करने के लिए, अपने राइट्स के लिए? कोई स्पेसिफाई कर दें कि आप किस चीज़ से सर्वाइवर अपने आप को कह रही हैं? जी, अपने बुनियादी हकूक़, जिसमें सबसे पहले आपका बुनियादी हक सिर्फ हक नहीं है, ये आपका ख्वाब है कि तालीम हासिल करना। और इब्तदाई तालीम हमारे उस गांव में थी ही नहीं उस टाइम जब मैं पैदा हुई थी। तो मेरे ये वालिद साहब का एक इनिशिएटिव है जिन्होंने एक नॉन प्रॉफिट स्कूल खोला 1989 में, और फिर अगर ये स्कूल ना होता तो इब्तदाई तालीम मैं हासिल ना कर सकती और कॉन्सिक्वेंटली मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए भी आगे ना जा सकती। तो अभी भी 220 में हम हैं, जबकि लोग जान से भी कहीं आगे जा चुके हुए हैं और हम अपने बुनियादी वसाइल के हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं हमें शहरों में बैठ के नबीला ये लगता है कि हालात ठीक हैं और इतने भी बुरे नहीं हैं, लेकिन जब हम एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी देखते हैं और लोगों से बात करते हैं तो पता लगता है कि आज 2020 में भी प्राइमरी तालीम के भी लाले पड़े हुए हैं और बहुत से बुनियादी मसाइल हैं जिनका हमारे शायद
तसव्वुर में भी नहीं है कि ये मसला भी हो सकता है। Somebody has to pave the way, और इसीलिए आप जैसे लोग होते हैं नबीला, और ऑब्वियसली इसीलिए रिकग्निशन मिलती है और फिर आपको अवार्ड भी मिलती है। रायना, आपको भी इन्वॉल्व करेंगे इस कॉन्वर्सेशन में, बहुत बहुत मुबारक, आपको भी अवार्ड मिला है अलॉन्ग विद 4 अदर पीपल। आप लाहौर में रहती हैं, अब ऑब्वियसली एक कंपैरिजन भी है, वी एक्सपेक्ट कि जी कोई इश्यूज होंगे नहीं एंड थिंग्स आर गुड, लेकिन आप भी एक फाउंडेशन चला रही हैं, जनाना फाउंडेशन, व्हाट डज इट डू? थैंक यू सो मच। जनाना फाउंडेशन मैंने स्टार्ट ही इसीलिए की थी क्योंकि जिधर से हम लोग निकल कर आए थे, बीइंग फ्रॉम अ कंजर्वेटिव पठान फैमिली, ऑल्दो माय पेरेंट्स सपोर्टेड, उनका भरपूर सपोर्ट था वालिदैन का, लेकिन रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था। घर से सपोर्ट मिल भी जाए तो फिर आपके इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म आना शुरू हो जाता है, दोस्तों की तरफ से। उसको देखते हुए जब मैंने देखा कि मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ और प्रिविलेजेस आ रहे हैं, जो मुझे मिल रहे हैं सिर्फ अपने वालिदैन की वजह से, तो क्यों ना उन सबको भी दिए जाएं जो मेरे इर्द गिर्द हैं। क्यों ना इस कौम की हर बेटी को, हर औरत को वो हुकूक दिए जाएं जो वाकई में वो अपने साथ इस दुनिया में लेके आए हैं, जो किसी मौशरे ने या मैंने किसी को नहीं देने, किसी सियासतदान ने नहीं देने, ये हम लोग लेकर आए हैं इस दुनिया में। तो अगर मुझे ये चीज़ें मिल सकती हैं तो ये उनको क्यों नहीं मिल सकती हैं? अच्छा रायना, ये मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी बिकॉज ऑब्वियसली आप इस वक्त नेशनल टेलीविजन पे हैं, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। यू वर ओनली 15 years old व्हेन यू स्टार्टेड दिस, मतलब आप बता रही हैं कि आप इस वक्त 18 साल की हैं, तो हमारे यहाँ 15 साल के बच्चे तो गली में क्रिकेट खेलने और टीवी पे फिल्में देखने से बाज नहीं आते। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि 15 साल की बच्ची में इतना शऊर हो कि उसको पता है कि मैं एक फाउंडेशन बनाऊँ, तो फिर उससे मैं ये आगे ही जो है वो आगे पास ऑन कर सकती हूँ। अच्छा, ये जो थॉट प्रोसेस होता है आपका, ये एकदम से आपके अंदर कोई इंस्टिल नहीं कर सकता। आई थिंक आपकी अपब्रिंगिंग में आता है। मैं जब 5 साल की थी तो मेरे जो फादर थे वो एक ओल्ड एज होम चला रहे थे जिसमें 10 से 15 मेरे दादा दादी की उम्र के लोग होते थे और हर वीकेंड हमने उनको मिलने जाना होता था। अब एक 5 साल की बच्ची जो है वो ओल्ड एज होम जा रही है और उसको बता रहे हैं कि बेटा हमारे बच्चों ने हमें इस उम्र में छोड़ दिया है। उनकी कहानियाँ सुनते सुनते एक प्रोसेस शुरू हो गया कि ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में कि जिन माँ बाप ने हमें सब कुछ दिया या जो अभी मुझे उस टाइम पे सब कुछ दे रहे थे, उनको जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। ये थॉट प्रोसेस वहीं से शुरू हो गया था। और आते आते व्हेन आई वाज 15, मैंने अपनी घर की जो मेरे घर पे काम करती होती थी वो जब आके मेरे सामने रोती थी कि मुझे पढ़ने का इतना शौक था, मुझे किसी ने पढ़ने नहीं दिया, मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाना है तो मियाँ रोक रहा है, पहले बाप रोकता था, मियाँ रोक रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, हम घर पे उनको पढ़ाना शुरू करते हैं, मैं उनको पढ़ाती हूँ। एनजीओ का आइडिया तब भी नहीं आया था, फाउंडेशन स्टार्ट करने का आइडिया तब भी मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उन 2 बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया, कारवां बढ़ता चला गया। डाइनिंग टेबल से निकल के कम्युनिटी पार्क से एक कमरे के क्लासरूम में जिस तरह स्टूडेंट्स बढ़ते गए हमारा प्लेटफॉर्म भी बढ़ता गया। और जैसे दिस इज सो इंस्पायरिंग, दिस इज सो इंस्पायरिंग। ऐसा लग रहा है कि एकदम से अगर आप जैसे बहुत से लोग हों, और हमें पता है कि पाकिस्तान में भरे हुए हैं ऐसे लोग, बिकॉज हम बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर अच्छा ही नजर आ रहा है। नबीला के पास जाना चाहेंगे और नबीला आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपने तय इंडिविजुअली तो काम कर रही हैं और जिस इलाके से आप हैं वहाँ पे किसी औरत का निकल के बात करना भी बड़ी बात है, तो एक तो इसके लिए आपको 100 में से 100 नंबर। हाँ, लेकिन आपको अब इतने सालों के बाद या फिर जब से आप बड़ी हुई हैं, अब कुछ तब्दीली आती हुई नजर आती है कि या हम वहीं फंसे हुए हैं, या हमारे वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे MNA MPAs हैं, उनकी कोई सपोर्ट होती है? क्योंकि अगर इनकी सपोर्ट नहीं होगी तो हकीकी तब्दीली कभी नहीं आ सकती। ये बड़ा तारीखी सवाल आपने पूछा, इसका तारीखी जवाब दूंगी जिसका आप प्रूफ भी ले सकते हैं। 2021 का बजट उठा के देख लें, उसमें आप मुझे प्रूफ करके दिखाएं कि रूरल डेवलपमेंट्स, देहात के फलाह बहबूद के लिए कितने पैसे इस टाइम इन्वेस्ट किए जा चुके हैं या अभी किए हैं इस साल में, तो वहाँ आपको 0% मिलेगा। तो ये हुकूमत की भी नाअहली है, सियासतदानों की भी नाअहली है कि वो देहात की फलाह बहबूद पर तवज्जो नहीं देते, उसको तरजीह नहीं देते। देहात के लोग इस टाइम बिल्कुल वैसे हैं जैसे ज़मीन पर चलने वाली चूंटियाँ, ठीक, राइट, क्योंकि आपकी तरजीह नहीं है, आप उनको रोंदते हुए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपके चैनल से पॉलिटिशियंस को कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपना शऊर इस्तेमाल करें थोड़ा सा, तो देहात की फलाह बहबूद में आपको ऑटोमेटिकली जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं पाकिस्तान के, वो रिजॉल्व होंगे, वो सॉल्व होंगे इस टाइम। उसमें सबसे बड़ा है 50% आप वुमेन एम्पावरमेंट अचीव करेंगे, क्योंकि 30% जो औरतें हैं वो देहात में रहती हैं, वो अभी तक बाहर नहीं निकली, उनको उनके बुनियादी वसाइल नहीं मिले। अगर आप देहात की फलाह बहबूद पे काम करते हैं तो इसका मतलब है आप 50% वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ काम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देहात की फलाह बहबूद पे काम करते हैं तो इसका मतलब है कि आप 90% जो एयर
पॉल्यूशन है उसको ख़त्म करेंगे इन अ सेंस, क्योंकि देहात के लोग शहरों की तरफ दौड़ते हैं जब उनको उनके वसाइल नहीं मिलते, और फिर शहर ओवर पॉपुलेटेड हो रहे हैं और आपकी हवस और लालच के शहर पे आप सिर्फ पैसा लगाए जा रहे हैं। एक दिन यही लालच से आपके शहर फट जाएंगे। और जब आप जब देहातों को डेवलप करेंगे और देहातों को डेवलप करके इस काबिल बना देंगे कि वहाँ के लोगों को अपनी मट्टी छोड़ने की जरूरत ना पड़े, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो फिर ये मसले नहीं होंगे। आई एम सॉरी, दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। नबीला अब्बास एंड रायना खान, यू बोथ आर ट्रूली इंस्पायरिंग एंड डिजर्विंग ऑफ दिस अवार्ड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई विल जस्ट से कि एक बड़ी रे ऑफ लाइट जो होती है ना, वो नजर आ रही है कि हमारे फ्यूचर में अगर इस किस्म की बच्चियां हैं, इस किस्म की लड़कियां हैं जिनका जो कि इतनी ग्राउंडेड हैं, हु नो एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम्स आर एंड आल्सो नो हाउ टू फिक्स देम, तो फिर मुझे बड़ी एक तसल्ली है फॉर ऑल द MNAs एंड MPAs इन जगहों के, खासतौर पे अगर छोटे कस्बे हैं, आप लोग भी चौकन्ने हो जाएं क्योंकि ये लड़कियां जो हैं दे आर गोइंग टू टेक ओवर एंड दे शुड, व्हाई नॉट। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बोथ ऑफ यू एंड वी आर आल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू। और इसको मैं खुशखबरी कहूं कि हमारा जरा पासपोर्ट की जो वैल्यू है थोड़ी सी राइज की है, बिल्कुल तो कहना चाहिए। हाँ, अगर आज के माहौल में कोई भी बेहतर खबर मिल रही हो तो उससे हमें ज़्यादा तरवीज देनी चाहिए, ज़्यादा प्रोपेगेट करना चाहिए, क्योंकि अच्छी खबरों की कमी है। ये इतनी भी अच्छी नहीं, इतनी कोई नहीं कि नंबर 1 पे आ गया, लेकिन मैं आपको बता दूं थोड़ी सी बेहतरी आई है। जापानी शहरियों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जापानी शहरियों के पास दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट है, और जापानी लोग जो हैं, जापानीज लोग, उनको 82 ममालिक में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है। कूल लोग हैं, बहुत कूल, और पासपोर्ट देखो कितना कूल है। और 34 ममालिक में वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत भी मुयसर है। ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में न्यूजीलैंड का दूसरा, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया और लक्समबर्ग का मुश्तरका तौर पर तीसरा नंबर रहा, और सबसे कमज़ोर पासपोर्ट की फहरिस्त में पाकिस्तान 90वें नंबर पर मौजूद है। और ये मैंने बेहतरी की है क्योंकि कमज़ोर में भी पहले दूसरे पे रहता था, तो अब 90वें नंबर पे आ गया। 33 मुल्कों में मुफ्त वीज़ा या एयरपोर्ट पर वीज़ा दस्तयाब है। वैसे पाकिस्तान की दर्जाबंदी में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। इससे पहले ये कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स में दूसरे से तीसरे नंबर पर भी रह चुका है। सो यस, 90वें नंबर पर है। और क्या क्यों हंस रही हैं देख के मुझे? वैसे लुक एट द कलर्स। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हुकूमतों का किरदार तो जो होता है वो होता ही है, लेकिन एज ए नेशन, एक कौम का जो किरदार होता है ना, कि वो अपने आप को ऐसा एग्जाम्पलरी नेशन बना के दुनिया के सामने पेश करे कि दुनिया को ये एहसास हो कि जनाब इनको हम बगैर चेक एंड बैलेंस के आने भी देंगे तो ये बेज़रर लोग हैं या अच्छे लोग हैं, इन्होंने हमारे मुल्क में कोई तबाही नहीं मचाई। आई मस्ट से कि पाकिस्तानियों का दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं, जहाँ वो फ्री फूड्स और ये वो हम रोज़ बताते भी हैं, बट वी नीड टू डू मोर। तो हमने ज़रा ज़्यादा करना है ताकि एक अच्छा तासुर भी जाए। तासुर अच्छा जाने की बड़ी ज़रूरत है, तो वो इम्प्रेशन जो है ना उसे बेहतर करना होगा। हम ट्रिब्यूट तो पेश करेंगे ही मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को, और इससे पहले हम एक अहम मामला डिस्कस करना चाहते हैं, व्हिच इज एक्चुअली द फर्स्ट इन आवर टॉप स्टोरीज, PTI फॉरेन फंडिंग केस। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि PTI फॉरेन फंडिंग केस हतमी मरहले की तरफ बढ़ रहा है, और इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को 17 अगस्त तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी है। और कमीशन ने हुक्मनामे में करार दिया है कि एक फरीक की वजह से केस 5 साल से ताखीर का शिकार है, और ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके दायरा इख्तियार पर इमरान खान और उनकी जमात ने सख्त एतराज़ात किए थे। ये नवाज शरीफ ने और अपोजिशन लीडर ने मिलकर चूज किया है, इसका वो रोल उसको वो आप मर्तबा नहीं दे सकते जो अदालत का है। ये जो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़े, हम इसके खिलाफ जाएंगे। जिस प्रोविजन के तहत आपने इख्तियार समात संभाला है और नोटिस दिया कि हम जवाब दें, वो कानून मर गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 2 साल गुजरने के बावजूद स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं कराई गई। फरीकैन की जानिब से मुख्तलिफ दरखास्तें जमा कराने के बायस कमेटी के काम में रुकावटें पैदा हुई। अब स्क्रूटनी कमेटी मुख्तसर तरीन मुद्दत में हतमी रिपोर्ट कमीशन को जमा कराएगी। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि दरखास्त गुजार PTI का सरगर्म रुकन है, उसको पार्टी रिकॉर्ड तक रसाई का हक हासिल है। इसी पे हम बात कर लेते हैं। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया बाबर साहब, आपने वक्त दिया। बाबर साहब, 2014 से ये एक्चुअली केस चल रहा है, 2020 आ गया अब, लेकिन बज़ाहिर ये केस अब तक अब फाइनली हतमी मराहिल में एक्चुअली दाखिल हो रहा है, तो अब आप मुतमईन हैं या अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वाकई इसका कोई नतीजा निकल पाएगा मुस्तकबिल करीब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में शायद इलेक्शन कमीशन में कोई केस इतना ही तवालत उसने इख्तियार नहीं की
जितना फॉरेन फंडिंग केस ने किया। और ये शायद इस बात की अक्कासी है कि जो हमारे इदारे हैं वो अपना जो किरदार है वो भरपूर अंदाज में अदा करने से शायद मुकम्मल तौर पे अभी किसी हद तक कासिर है, क्योंकि कोई वजह नहीं थी। अभी आपने देखा कि शुगर स्कैम आया जिसमें 10 कंपनियों पे फॉरेंसिक ऑडिट हुए और वो फॉरेंसिक ऑडिट चंद हफ्तों में मुकम्मल हो गए, यानी बहुत तफसीली कई सौ सफ़ात की रिपोर्ट आई। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है, सियासी जमात है, रिकॉर्ड मौजूद है, अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से आ गए हैं, बाकी जो बैरून मुल्की अकाउंट्स हैं इनके मजीद तफसीलात हैं वो हासिल की जा सकती हैं अगर एक प्रोएक्टिव अंदाज में किया जाए। तो यकीनन इसमें और इसकी जिम्मेदारी जो है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, जैसे कि इलेक्शन कमीशन कह चुका है 10 अक्टूबर 2019 को कि ये तारीखी अब्यूज ऑफ लॉ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उन्होंने ये हरबे इख्तियार किए, 7 रिट पिटीशन की। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन मौजूद है जिसमें इमरान खान साहब ने अपने दस्तखतों से ये रिट पिटीशन दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अकबर बाबर की जो मेंबरशिप है और इलेक्शन कमीशन का जो जुरिस्डिक्शन है वो अभी भी चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो इदारों को काम करने से रोकना उस और ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना, कम से कम ये शेवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से ये तवक्को नहीं थी कि वो करेंगे। ये तो इंसाफ के अलमबरदार बनते हैं, ये तो कहते हैं हमें छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा अकबर बाबर साहब जी, अकबर बाबर साहब आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को अब 17 अगस्त तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। तो स्क्रूटनी कमेटी ने करीबन 2 सालों के दौरान 70 से ज़ायद मीटिंग्स की। आपसे पूछना चाहते हैं कि कमेटी को इतना वक्त क्यों लग गया होगा, मतलब आप क्या सोचते हैं क्या हो रहा है? देखिए, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए हैं। पिछले आप 2 महीने से अगर प्रोसीडिंग्स देख लें तो कभी कोविड का बहाना किया कि जी दफ्तर में पीटीआई का दफ्तर जो है मुकम्मल तौर पे फाल नहीं है कोविड की वजह से, कभी कोई वजह है। कल भी एक मीटिंग थी स्क्रूटनी कमेटी की, उसमें उनके जो कमेटी के एक मेंबर है वो रिटायर हो गया, अब नए नोटिफिकेशन होगा तो फिर अगली तारीख 15 रख दी गई। तो इस तरह उन्होंने तो एक तो फिर बाबर साहब किसी पे भी, अगर आप पे या मुझ पे या किसी और पे भी कोई इल्जाम लगता है तो अगर वाकई इल्जाम गलत है तो हर इंसान ये चाहेगा कि जल्द अज जल्द हकाइक सामने आए ताकि वो आदमी बरी उस जिम्मा हो एंड देन ही और शी इज एबल टू मूव ऑन इन लाइफ। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो फिर क्यों ये सब कुछ होता रहा और इतनी तवालत और इतने ताखीरी हरबे? देखिए, दाल में न सिर्फ काला है बल्कि पूरी की पूरी हांडिया काली है। मैं तो ये दावे से कह रहा हूँ, मैं तो सबूत से कह रहा हूँ कि इस केस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने जो फंडिंग लॉज है, कवानीन है, उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, यहाँ पे पीटीआई के एम्प्लॉइज के प्राइवेट बैंक अकाउंट्स में पैसा है, यहाँ पे जो बैंक अकाउंट्स हैं बैरून मुल्क उनको कंसील किया गया है। पाकिस्तान में जो बैंक अकाउंट्स है, ये मामला अगर वाकई हतमी मरहले तक पहुंचा तो क्या नताइज हो सकते हैं इसके? देखिए, कम से कम अभी ये जो कमेटी ने ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया 2 जून का, और ये हमारी दरख्वास्तें थी इसी हवाले से कि जी कमेटी जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही है और सही मानों में तहकीकात नहीं करी, तो इस मामले को अब आप अपने हाथ में ले लें। तो हमने तो ये कहा था कि 2 हफ्तों के अंदर इस पे आप प्रोसीडिंग करें, तो उन्होंने 17 अगस्त से दे दी। बाहर कैफ हमें इलेक्शन कमीशन पे पूरा वो है एतमाद है कि इंशाल्लाह वो जब अपने सामने ये तमाम रिकॉर्ड आएगा और पूरे मीडिया के सामने जब ये अमल चलेगा तो सबके सामने आ जाएगा। इसके जहां तक असरात का ताल्लुक है, बड़े संगीन असरात हैं, लेकिन मेरा मकसद क्या है इसका? मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगे, हरगिज़ ये नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो भी मुलविस है इस गैर कानूनी काम में, चाहे वो इमरान खान है, चाहे उसके साथी हैं, चाहे उस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल थे आरिफ अलवी है, या कोई और है, जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स को मैनेज करते थे, जिनको कंसील किया गया, जिसमें से पैसा गैर कानूनी तौर पर निकाला गया गैर कानूनी अकाउंट्स में, इन तमाम लोगों को अकाउंटेबल होना चाहिए। हमारा मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शख्सी परस्ती के लिए नहीं बनाया था, हमने बनाया था कि ये कानून के अलमबरदार हो गए। हमने ये बनाया था इसलिए कि ये एक रोल मॉडल होगी कि हम एक इदारा है, यहाँ पे लीडरशिप नीचे से आएगी, वर्करों को मौका मिलेगा, डेमोक्रेसी होगी। तो वो रूल ऑफ लॉ जो जब तक हमारी सियासी जमातें, ये मेरा मौकफ है, मेरा मकसद किसी को नीचे लाना, किसी को गिराना नहीं है, या किसी की तस्दीक करना है। मेरा मकसद था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने बनाई इसलिए थी कि एक इदारा बनेगा, तब्दीली का
इदारा बनेगा, रोल मॉडल बनेगा, नई क़यादत की नर्सरी बनेगी और क्रेडिबल क़यादत ऊपर आएगी। लेकिन ये जमात भी ज़ाहिर है वो शख्सियत परस्ती की सियासत ही है, इस जमात में भी उसी पे बेस करती है। और इमरान खान साहब ही पीटीआई हैं और पीटीआई ही इमरान खान साहब हैं, अभी तक तो यही जाहिर है। और वो फिर -1 की बड़ी लंबी बहस हो जाएगी अकबर पापा साहब। अभी आपका शुक्रिया, लेट्स सी इस केस का क्या बनता है। अच्छा जी, सो दिस इज समथिंग दैट ऑफ कोर्स वी विल बी फॉलोइंग। 17 अगस्त तक ऑब्वियसली ये रिपोर्ट आ जाएगी और अगर नहीं आई तो फिर अकबर बाबर साहब से हम पूछेंगे कि उनका लाहे अमल क्या होगा। आपको बताना यह है कि कराची के सख्त बेअमनी के दौर की JIT रिपोर्ट्स ने कई पोल खोल दिए। वही ये JIT रिपोर्ट्स हैं जो कि वैसे तो हुकूमत सिंध ने जारी किए हैं, लेकिन अली जैदी साहब को कोई मोटरसाइकिल पर देके गया, एब्सोल्युटली खाकी लिफाफे में, ये ना भूलें आप साथ। और अगर बात यहाँ तक आ गई कि तहरीक इंसाफ भी उज़ैर बलोच से राब्ते में थी तो फिर किसके हाथ साफ हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा ज़ेब खानज़ादा के साथ में वफाकी वज़ीर बहरी अमूर से सवाल किया गया कि क्या तहरीक इंसाफ ने भी उज़ैर बलोच से राब्ता किया था, तो उस पर उनका ये जवाब था। सुन, उज़ैर बलोच को तहरीक इंसाफ भी अप्रोच करी थी कि पार्टी ज्वाइन कर लो? आप तो कराची में थे, आपको पता होगा किसने किया अप्रोच? मैंने ये पहली दफ़ा JIT में ही पढ़ा था। तो अब बताएं, अगर ये JIT दुरुस्त है, एक एक बात अगर इसकी दुरुस्त है, तो आपकी पार्टी ने क्यों अप्रोच किया तो उज़ैर बलोच को ज्वाइन करने के लिए? नहीं तो पूछे ना सुप्रीम कोर्ट में बुला के उज़ैर बलोच को। अपनी पार्टी से तो आप पूछ लें, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से नहीं पूछ सकते, अपनी पार्टी से तो पूछ लें। हुकूमत में था ना, मैं सिंध हुकूमत में हूँ। सिर्फ ये एक सवाल और इसका जवाब काफ़ी है किसी की भी आंखें खोलने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। अली जैदी से जब उनके मौजूदा इत्तेहादी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बारे में पूछा गया तो उनका नाम भी JIT में आया है, तो उस पर अली जैदी ने उन्हें हीरो करार दिया, होर बना दिया। मेरी नज़र में तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बड़े हीरो हैं, क्योंकि ऑफ स्पीक सर पे कुरान रख के सच बोल दिया उन्होंने। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने खड़े होकर सारे इंकशाफात किए हैं। किसी को अगर हुर बनना है तो मैं क्यों रोकूं? तो मैं तो तारीफ करूंगा ना कि हुर बन गया, कोई खड़ा हो गया। खड़ा किस बात पर हुआ? 2016 तक वो कहता रहा मैं उज़ैर बलोच के साथ खड़ा हूँ। 2016 तक कहता रहा मैंने असला दिया है, मैं खड़ा हूँ उज़ैर बलोच के साथ, उज़ैर बलोच मेरा भाई है। तो पूछे ना बुला के, आप पूछे ना, आपके इत्तेहादी हैं, चीफ जस्टिस की पूछे। आपको बताएं कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के हवाले से पीपल्स पार्टी इस सारे मामले को वैसे एक्सपोज करने के लिए ना ये 2 सवाल और इनके 2 जवाब काफ़ी, और इनके अगर क्लियर कट जवाब आ जाते तो मामला इधर ही सेटल हो जाता। लेकिन उसके आगे क्या हो रहा है ये भी आपको बता दें कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के हवाले से पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रही है और उनको शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। उज़ैर बलोच के साथ अगर उनको सिर्फ PTI को, पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगाना है तो अलग बात है। अगर वो वाकई उसके जो गैर कानूनी इक़दाम हैं उस पर आवाज़ उठाना चाहते हैं तो फिर उसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब आज PTI की हुकूमत के इत्तेहादी हैं और उनकी अहलिया काबीना का हिस्सा हैं। GDA के वो बड़े फ़ाल मेंबर हैं। इमरान खान साहब से जब GDA की मीटिंग होती है उसमें मौजूद होते हैं, तो उनसे ज़रूर सवाल करना चाहिए। अली जैदी वज़ाहिर पीपल्स पार्टी को बेनकाब करने के लिए एक और JIT रिपोर्ट लेकर तो आए हैं, लेकिन खुद उनकी अपनी पार्टी पर भी सवालात उठने लगे हैं। लियारी से तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं, ज़ाहिर है इस इलाके से भी वाकिफ़ है जहाँ ये सब कुछ होता रहा। अब्दुल शकूर साहब, शुक्रिया। अब्दुल शकूर साहब, आप कराची और ख़ास तौर पर लियारी की सियासत में काफ़ी अरसे से मुतहर्रिक हैं, पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी रही, अब तहरीक इंसाफ के MNA भी हैं। क्या आप भी उज़ैर बलोच से मुलाकात करते रहे हैं, अनशोर करते रहे होंगे? किन किन सियासी रहनुमाओं को उज़ैर बलोच के साथ देखा गया है? हमने बहुत से सियासी मजहबी रहनुमाओं की उज़ैर बलोच के साथ तस्वीरें देखी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। और देखिए जी, आपके सवाल का जो मैं जवाब दूं कि मैं उस इलाके में रहता हूं कि मेरे घर से 200 गज़ के फासले पर उज़ैर की रिहाइश है। लियारी में मैं तकरीबन लियारी के हर इलाके, हर गली मोहल्ले में मेरी वाक़फ़ियत है। मैं पैदा उसी घर में हुआ हूँ, उसी घर में रहता हूँ, ज़िंदगी वहीं बसर की है, आज भी उसी घर में रहता हूँ। तो लामाला जब एक इलाके में आप रहते हैं तो गमी खुशी के कई मौक़ों पर आप एक दूसरे को देखते हो, क्या हो मुलाकातें सच किसी दावत में, किसी प्रोग्राम में होती रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सारी दुनिया से होती रहती है। अच्छा चलें, ये तो आपने बड़ा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन सवाल हम आपसे ये करना चाहते हैं कि JIT रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई है कि उज़ैर बलोच की पीपल्स पार्टी से नाराज़गी के बाद तहरीक इंसाफ ने भी उनसे रब्ता किया था। तो अगर ऐसा हुआ है तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, बिकॉज आप बता रहे हैं कि आपको ऐसी चीज़ें पता होती हैं, तो आप तस्दीक या तरदीद करेंगे इसकी?
देखिए, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं 2012 में जब ये बात कर रहे हैं तो 2012 में मैं पीपल्स पार्टी कराची का नायब सदर था, और उस ज़माने में अगर तहरीक इंसाफ ने कोई ऑफ़र की है तो जो ये बात कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि किसने जाके ये ऑफ़र की है, तो मेरे ख्याल में फिर ज़रा मैं भी उस शख्स से फिर मालूम करूँ कि भाई ये बात फ़र्ज़ करें आप अली ज़दी का नाम लेते हैं या किसी और रहनुमा का नाम लेते हैं, तो मैं उससे कंफर्म करके फिर आपको बताने की पोजीशन में हूँगा। इस वक्त इस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है, ना मेरे इल्म में ऐसी कोई बात है। ये सारी चीज़ें शाह साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, और अली ज़ैदी साहब से जब यही सवाल किया गया तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बुला के पीछे, और फिर उन्होंने साथ में भी कह दिया था कि मैंने JIT नहीं पढ़ी थी। अजीब सी बात है, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की पूछे भाई, अपनी पार्टी में आप पूछें एक दूसरे से किसने ऑफर की थी। ज़ाहिर है इलेक्टेबल जब इधर उधर से इकट्ठे कर रहे थे तो जो भी आ रहा था अगर मान जाता तो वो आज भी क्लीन होता। अच्छा ये बताइएगा शाद साहब के उस ज़माने में उज़ैर बलोच के खुलेआम सरपरस्ती करने वाले जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अपना भाई, अपना बेटा, अपना साथी बताते रहे मेरी सपोर्ट है, मेरी हिफाजत करेगा, असलहा दे रहा हूँ मैं, सब कुछ उन्होंने कहा। आपके इत्तेहादी अब भी हैं, वो उनकी बेगम, उनकी अहलिया काबीना का हिस्सा हैं। अली ज़ैदी तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को कसूरवार नहीं समझते, तो क्या आप भी अली ज़ैदी से इत्तेफाक करेंगे कि आपके ख्याल में भी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के खिलाफ किसी कार्रवाई की या किसी ज़्यादा कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, ये उनके इल्म में आए बगैर सब कुछ होता रहा? मैं समझता हूँ कि इस पूरे किस्से में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का एक अहम किरदार सामने आ रहा है, और एक बहुत अच्छे वो एक वादा माफ गवाह बन सकते हैं। उनको सामने लाया जाए, उनसे पूछा जाए कि आपने जो बातें की हैं या जो की हैं, आपकी सरपरस्ती कौन कर रहा था, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की सरपरस्ती कौन कर रहे थे, वो एक बहुत अच्छे वादा माफ गवाह बन सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका शाद साहब। यकीनन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वाज द सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस, और उनको ये तमाम मामला वो बरमला प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते रहे हैं क्या क्या कुछ। शुक्र शाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। लेकिन वही बात हुई कि जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब तो ना अली ज़ैदी साहब ने दिया, ना आपसे भी मिल सका। लेकिन एक बात है, कोई और टॉपिक हो, कोई भी बात हो रही हो, तो एवरीबडी हैज़ समथिंग टू से। कोई ना, हर पार्टी मेंबर जो होता है, बेशक वो स्पोक्स पर्सन हो या ना हो, लेकिन वो उसकी हैसियत में आ जाते हैं और वो जवाब ज़रूर देते हैं। लेकिन जहाँ खामोशी करनी हो, जहाँ चुप रहना हो, तो वहाँ किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। एक ट्रिब्यूट हमने देना है, बहुत अहम ट्रिब्यूट है। आज मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का 53वां यौम वफ़ात है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 1893 को कराची में पैदा हुई थीं। 7 बहन भाइयों में सबसे छोटी थीं। पेशे के एतबार से डेंटिस्ट थी। आप देखें कि कितनी प्रोग्रेसिव फैमिली थी उस जमाने में, एक लड़की डेंटिस्ट, एक खातून डेंटिस्ट। बहुत ही अच्छी बात है, और आई एम सो ग्लैड अब्दुल्ला कि हमने स्टार्ट में ये बात बता दी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल ऑब्वियसली नो फातिमा जिन्ना एज अपने भाई के साथ, यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उन्होंने बड़ा शाना बशाना रही, और ऑब्वियसली स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान के लिए रही। लेकिन इन हर इंडिपेंडेंट कैपेसिटी शी वॉज अ प्रोफेशनल, शी वॉज अ डेंटिस्ट। तो वो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। आपको ये भी बताएं कि कायद-ए-आज़म को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी, और उन्हें तो हमेशा अपने साथ रखते थे। फातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ तहरीक पाकिस्तान में इंतहाई सरगर्म भी रही हैं। बिल्कुल। और आपको बताएं कि 1965 में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने फील्ड मार्शल अयूब खान के मद्दे मुकाबिल सदारती उम्मीदवार के तौर पर भरपूर हिस्सा लिया, मगर रियासती मशीनरी के जरिए उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। और हमें जो है ना सही तारीख भी अपने नौजवानों को बतानी चाहिए। फील्ड मार्शल अयूब खान ने इंतखाबात जब लड़ी थी तो फिर जाहिर है इन पे बहुत सारे इल्ज़ामात भी इन पे लगाए गए, और वो इल्ज़ामात फिर तारीख ने गलत साबित किए, और आज हम मादर मिल्लत को याद करते हैं, ना कि किसी और को। बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। और आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, एक तो मैंने आपको बताया था ना कि लोग गार्डनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पौधे बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कोई और ख़ास मसरूफियत नहीं है। एक लोग अपने मोहल्ले में, अपनी कम्युनिटी में, अपने इलाके में वॉक करते हैं या साइकिल चलाते हैं, और वॉक करते हैं तो आपको पता लगता है अच्छा ये भी करीबी रहते हैं और आपस में दोस्तियाँ भी हो रही हैं, तो वो जो मोहल्ले वाला कल्चर है ना वो दोबारा से ज़रा परवान चढ़ रहा है। साइकिलिंग शुरू की? मैंने साइकिलिंग शुरू की, मैंने आपको बताया था। मेरे पास 2 साइकिलें हैं, तो अगर आप चलाना चाहती हैं तो आप आके चला सकती हैं। क्या ये हो सकता है आप अपनी साइकिल चला रहे हो, दूसरी को पकड़ पकड़ के? नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है, लेकिन
लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे एक नई दोस्ती जिसकी तस्वीर हमें देखने को मिली है। पाकिस्तान फिल्म और टीवी की मारूफ अदाकारा रेशम कौमी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद के साथ तस्वीर इनकी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। मुझे ये लग रहा था कि ये वॉक कर रहे थे दोनों कहीं मिल गए और वो भी वॉक कर रही थी और वो भी वॉक कर रहे थे और अलग अलग वॉक कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि चलो मिल ही गए तो हम एक तस्वीर ले लेते हैं। एंड इट लुक्स लाइक दे हैव अ नाइस गुड फ्रेंडशिप एज वेल और यकीनन नेबर्स होंगे, जैसे कि आप अभी कह रहे थे नेबरहुड में ही जो एक दूसरे को जानते हैं तो वो फिर वॉक स्टार्ट कर देते हैं। और इन्होंने ऊपर लिखा भी हुआ है फ्रेंड्स के लोगों का लगाया हुआ है। लाइक द फिल्टर दो। हाँ, तो वो फ्रेंड्स का ही है ना, फ्रेंड्स का लोगो वाला फिल्टर। तो अच्छा जी, बाय द वे ये रेशम ने लगाया, हम आपको बता दें अहमद शहजाद ने कोई चीज़ ऐसी ट्विटर पे नहीं लगाई और ना ही उन्होंने कोई रीट्वीट मारी है, लेकिन रेशम ने लगाई है एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट पिक्चर। वैसे पिक्चर बहुत अच्छी है। हाँ, व्हाटएवर यू माइट फील। अच्छा जी, अभी हम आपको एक और मामले से बाखबर करना चाहते हैं। सवात मोटरवे के काम के मयार पर पेशावर हाई कोर्ट को सख्त तशवीश है। तहरीक इंसाफ हुकूमत को अपने इस मंसूबे पर भी जवाब देने पड़ेंगे। सवात मोटरवे पर सफ़र करने वाले लोग भी नाकिस तामीरात की शिकायत कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट में सवात मोटरवे की नाकिस तामीरात से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए कि सवात एक्सप्रेस वे का बुरा हाल है, जगह जगह खराब रोड है, मयारी काम होना चाहिए। जस्टिस कैसर रशीद ने कहा कि गैर मयारी काम हुआ तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी और मोटरवे और एक्सप्रेस वे आवाम के टैक्स से बन रहा है। MDPHA ने अदालत को बताया कि उन्होंने 41 मकामात की निशानदेही की है और इस पर काम कर रहे हैं और ऑब्वियसली वही जगह होंगी जहाँ से सड़क टूटी होगी या सही तरह नहीं बनी। अदालत ने IG मोटरवे को आइंदा समाअत पर तलब करते हुए समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि जिस मंसूबे का उसने क्रेडिट लिया है इसके मयार पर ही सवालात उठ रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो जिस चीज़ को आप सराह रहे हैं कि जी हमने ये बनाई है या हम बना रहे हैं, तो उस चीज़ को उस क्वालिटी का होना चाहिए कि आप वो क्रेडिट लें। अच्छा जी, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनसे BRT की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे सवात मोटरवे की। अजमल साहब, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कैसर रशीद कहते हैं कि उन्होंने खुद सवात मोटरवे पर सफ़र करके देख लिया है, वहाँ जो काम हुआ है वो गैर तसल्ली बख्श है। कुछ शहरी भी शिकायत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस मोटरवे को अपना मनसूबा बताती रही है, वहाँ काम के मयार पर क्यों कोई तवज्जो नहीं दी गई? जब से लॉकडाउन हमने ख़त्म किया तो उसके ऊपर काम फिर जो हमने शुरू किया, 2 दिन पहले वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब के ज़ेर सदारत इस हवाले से मीटिंग हुई जिसमें मुतल्लिका जो भी लोग इस पे काम कर रहे हैं वो उसमें मौजूद थे। इसकी जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि सवात मोटरवे का फ़ेज़ 1 जो है वो तकमील के आखिरी मराहल में है। इसमें जो सड़क है मेन उसकी तामीर मुकम्मल हो चुकी है। इसमें चकदरा इंटरचेंज, मेन टनल जो इसमें थे और पुलों की जो तामीर थे, जो ब्रिजेस थे, उस पे काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि बाकी मानदा हर काम तेज़ी से इस वक्त उस पर जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है और इंशाअल्लाह कि अगस्त के आखिर तक जो फ़ेज़ 1 है इस मंसूबे का, जो अभी तक जिस पे काम हुआ है, वो इंशाअल्लाह कंप्लीट होगा। उसको जो है ट्रैफिक के लिए बाकायदा पोल दिया जाएगा। अच्छा अजमल वज़ीर साहब, बड़ी सिंपल सा एक सवाल है कि अगर एक मुअज़्ज़िज़ जज कुछ चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं तो जाहिर है कि हुकूमत को इसे संजीदा लेना पड़ेगा। जो भी इस नाक़िस तामीर के ज़िम्मेदार हैं, ऑब्वियसली बनता तो यही है कि आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लें। तो क्या आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए? मैं उस हवाले से आपको बात बता रहा हूँ कि अब से 2 दिन पहले, 3 दिन गालिबन, वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने इस पर मीटिंग बुलाई और इसमें जो मैंने आपको सूरत हाल बताया कि अगस्त के आखिर तक इंशाअल्लाह ताला इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मेन काम इसका कंप्लीट हो चुका है, आखिरी जो फिनिशिंग है वो रहती है और इसकी वजह से जो मलाकंड रीजन है पूरा, वहाँ पे जो सियाहती मकामात है और जो तजारती कारोबारी ट्रेड के हवाले से उस इलाके की पूरी जो वो है तकदीर वो बदल रही है और बदल गई है और इंशाअल्लाह आप आगे देखेंगे। तो इस पे ये कोरोना की हवाले से उस पे काम का
जबकि लॉकडाउन था उसकी वजह से हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला इस पे ऑलरेडी मैंने बता दिया कि काम मुकम्मल हो रहा है और जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप सबको मैं दावत दूंगा, आप लोग आएँ देखें। मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि ऐसी मोटरवे, ऐसे एक्सप्रेसवे जो स्वात की है, आपको पूरे पाकिस्तान भर में इस तरह की आपको नज़र नहीं आएगी। इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी और अच्छा काम उस पर हुआ। देखिए इतने खूबसूरत इलाकों को ये सड़कें जाएंगी तो कौन नहीं जाना चाहेगा। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। हम ज़रूर जाएंगे। और महमूद खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि जहां नाकिस मटीरियल की या नाकिस तामीर की बात है उसमें मीटिंग बुलाइए, यू गाइज आर ट्राइंग टू फिक्स इट। लेकिन अजमल वज़ीर साहब, अब आप इस दफ़ा वादा कीजिएगा कि आपने ये एक्सप्रेस वे और मोटरवे में भी कोरोना वायरस का जिक्र कर दिया। आपने पिछली दफ़ा BRT की तामीर में ताख़ीर पर भी कोरोना को जिम्मेदार ठहराया था। सॉरी, ये पॉइंट आउट करते हैं बिकॉज़ बाकी तो चीज़ें चल ही रही होती हैं, किसी चीज़ में कोई रुकावट नहीं। और BRT कोई अब की है, BRT तो कब की है। तो हम अब हैं मौजूद और आपके होते हुए BRT का ना पूछूं ये मुनासिब नहीं है। उस प्रोजेक्ट का मुस्तकबिल ज़रा तारीखी नज़र आ रहा है। कुछ है आइडिया कि आप ही के इस वाले दौरे हुकूमत में ये प्रोजेक्ट, ये जैसे BRT है, इसे हम चलता हुआ देख सकेंगे? कोरोना का ना जिक्र कीजिएगा BRT में प्लीज़। पहली बात तो ये है कि BRT के हवाले से कल मीटिंग हुई है वज़ीर आला महमूद खान साहब की क़यादत में, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्टर सारे मौजूद थे। उस पे भी मैंने पहले दिन से एक बात की है कि उसके ऊपर हम सरप्राइज़ देने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द सरप्राइज़ मिल जाएगा। डेट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ये डेटों वाली बात मैंने पहले दिन से कहा कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। उस पे इस वक्त काम, ये मैं आपको इतना बता दूँ कि बिल्कुल आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है, फिनिशिंग पे काम शुरू है। और इस हवाले से ये हम कर सकते हैं, अभी भी आज भी ये कर सकते हैं कि इसकी हम इफ्तिताह कराएँ, क्योंकि इस पे अगर आप बाहर जाकर देख लें इस वक्त भी उसके ऊपर जो टेस्टिंग जो गाड़ियां हैं वो इस पे चल रही है। पूरे कॉरिडोर मुकम्मल हो चुका है। टाइम अब बिल्कुल ही फिनिशिंग पे, तो आज ना इफ्तिताह कीजिएगा आप, क्योंकि ये ना होना कि सरप्राइज़ के चक्कर में आवाम को कोई शौक मिल जाए। नहीं, बट वन ऑफ दीज डेज उनके कहने का मतलब था कि इट्स रियली रेडी। तो और आपको पता है कि मैंने वादा भी किया हुआ इनसे कि जाएंगे हम BRT। टाइम नहीं है, बता दें कि विद द सेम टोकन 500 अरब रुपए की लागत से तैयार दुबई मेट्रो 2020 का इफ्तिताह कर दिया गया है। और ये इफ्तिताह नायब सदर, वज़ीर आज़म और दुबई के अमीर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने कर दिया। दुबई मेट्रो 2020 रूट आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो 2020 के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया है और इस पर 11 अरब इमराती दिरहम यानी तकरीबन 500 अरब पाकिस्तानी रुपए लगे हैं। कहने का मतलब है ये चीज़ खुल गई है, डिसाइड की हो भी गई, बन भी गई, खुल गई, BRT भी हो जाएगी। यहाँ पैसे मिस हुआ करें हमारी प्यारी BRT के बारे में। हम इंशाल्लाह वी गोइंग टू सी यू टुमारो। हैव अ ग्रेट डे।